तो आप देखिए कि 60s तक में उस गांव में एक आदमी खुद आके बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, और आज वहाँ 99% या 100% क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट हो गई है। तो हमने तो डिसाउंड किया था, थैंक्स टू नेहरूज आइडिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उनके लिए तो उन्होंने म्यूजियम बना दिया जहाँ की हिंदूज नहीं जा सकते, बट चर्च कैन गो, जी, अमेरिकन क्लर्जी कैन गो, बट हिंदूज कांट गो। इस देश को अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं लिया था, मराठाओं से मराठाओं से लिया था। ये देश मराठा कंट्रोल करते थे। और इसे बहुत ही जो एप्ट एग्जांपल है कि जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आता है तो पानीपत में मुगल जाकर नहीं लड़ते हैं, मराठा यहाँ से जाकर मराठा की सेना लड़ती है, क्योंकि मराठा उस समय देश की कमान मराठा के हाथ में थी, मुगल के हाथ में। और मुगल तो मराठा के संरक्षण में थे। आर्यन इन्वेजन इतनी स्टूपिड थ्योरी है, इतनी सिली है। मतलब आप और आई थिंक इसको डिबंक ऐसे ही करने की जरूरत है जब आप आम आदमी से बात करें। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आर्यन यदि बाहर से आए और इन्वेजन किया तो साक्ष्य कहाँ है? तो आर्कियोलॉजिकली जीरो साक्ष्य है। इसीलिए देखिए अब रोमिला थापर भी अपने उसमें बुक्स में बोलती है कि आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, आर्यन माइग्रेशन हुआ था। नमस्ते। आज दोबारा एक नई पुस्तक पर चर्चा करने के लिए मैं मौजूद हूँ और अपने एक ऑथर के साथ, और जो सेकंड टाइम संगम टॉक्स पर आ रहे हैं। उन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है, एमिनेंट डिस्टोरियंस, श्री उत्पल कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उत्पल जी फर्स्ट पोस्ट और न्यूज़ 18 के जाने माने एडिटर हैं, और आपकी पहली पुस्तक भारत राइजिंग बहुत पॉपुलर हुई है, और संगम टॉक्स पर आप जा कर के वो वीडियो देख भी सकते हैं। तो सर की नई एक पुस्तक आई है, एमिनेंट डिस्टोरियंस। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आप डिस्टोरियंस कहकर किस पर तंज करना चाह रहे हैं? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मेरी पुस्तक है लार्जली इंस्पायर्ड, मैं एज ए राइटर ऑल्सो, एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट जो इंस्पायर्ड था, और थोड़ी से बहुत था। हम लोग सब होंगे अपनी युवावस्था में। उनकी पुस्तक थी एमिनेंट हिस्टोरियन, वो आई थी, और उसने जो एक स्वरूप बदल दिया कि किस तरह से हम भारत के हिस्टोग्राफी को, भारत के इतिहास को देखें। उससे पहले भी काम हुए थे, राम स्वरूप जी ने किया, सीताराम गोयल जी ने किया, कोरन साहब ने किया, बहुत लोगों ने किया। लेकिन और थोड़ी चूंकि एक जो हम एक टर्म यूज करते हैं रॉक स्टार, वो अपने एज के रॉक स्टार थे, और तो उनकी गूंज थोड़ी ज़्यादा होती थी, और वो लिखते थोड़े स्टाइलिस्टिकली थे बड़े, और तो उनकी पुस्तक का असर था। तो जो और मैं उसी समय 95 से लेके मैंने इतिहास को सीरियसली पढ़ना शुरू किया था। ये पुस्तक इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट टू अरुण शौरी, उनकी जो एमिनेंट हिस्टोरियन है उसकी है। लेकिन ये पुस्तक उनके लिखने के करीबन दो दशक बाद आ रही है, और अब ये समय आ गया, चूंकि 2 दशकों में देख लिया जो स्वरूप है हमारे जो सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियन का है, वो स्वरूप ये है कि वो हिस्टोरियन किसी भी लेवल में नहीं है, वो एक्चुअली हिस्टोरियंस हैं। उनका थ्रू आउट जो उनका कार्य रहा, भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट करना, भारत की सनातन जो पद्धति है, सनातन जो ट्रेडिशन है, उसको आप मेलाइन करना और डेलिबरेटली करना। इनफैक्ट आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमारे जो एमिनेंट सो कॉल्ड एमिनेंट हिस्टोरियन है, दे एक्टेड लाइक एक्टिविस्ट। वो एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करते थे, और वो बहुत यदि आप कम्युनिज्म की एक चाल को आप देखेंगे, कम्युनिज्म की आपको गहराई से देखें, तो आपको लगेगा कि वो बहुत कोई मतलब अनयूजुअल भी नहीं था। एक कम्युनिस्ट जो होता है, चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, पहले वो कम्युनिस्ट होता है, बाद में साइंटिस्ट होता है। और इसीलिए जितने भी कम्युनिस्ट हिस्टोरियन थे, फर्स्ट दे बिहेव्ड एंड एक्टेड लाइक ए कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट। तो चाहे वो रोमिला थापर जी हो, चाहे इरफान हबीब जी हो, चाहे और भी कोई हो, वो पहले अपने आप को कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उनका दूसरा रोल होता था हिस्टोरियन का। और जब आप एक्टिविस्ट बनते हो तो आप हिस्टोरियन नहीं बन सकते हो। इसलिए उनकी जितनी भी राइटिंग आप देखें, मैंने बहुत डिटेल में अपने बुक में मेंशन भी किया है, फ्रॉम वैदिक पीरियड टू टिल इंडिपेंडेंस, कि किस तरह से उन्होंने डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट किया है, और वो अनजाने में नहीं हुआ, डेलिबरेटली हुआ, बिकॉज उनकी जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस कार्य में उनका पूरा ध्यान था। और इसीलिए अब समय आ गया है
अब कि हम उन्हें हिस्टोरियन की जगह डिस्टोरियन ही बोले। ये पुस्तक उसी में एक कदम लेती है। इतिहास में मेरी रुचि भी सीताराम गोयल जी की एक पुस्तक है, भारत में इस्लामिक साम्राज्यवाद की कहानी। तो जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और जाना कि एक्चुअल में तो उस कालखंड में कितनी बर्बरता की है उन लोगों ने, तो वो हम उसको देख पाते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे ये कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो मराठा एम्पायर रहा होगा और जो भी एम्पायर सारे रहे मेडिवल हिस्ट्री में, उन सब के साथ उनके अपने अपने एक जो एक वर्ड होता होगा मुझे नहीं मालूम है, बट उनके साथ अपने एक हिस्टोरियंस रहते थे जो एक हिस्ट्री लिखते थे। जी हाँ। उन्होंने बड़ी ही साफ शब्दों में लिखा कि मंदिरों को तोड़ा गया है, मतलब बहुत इजीली लिखा है। तो ऐसा आधुनिक काल में क्या होता है अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस कि इतिहासकारों ने सत्य लिखने की बजाय जो पुराने जो एक्चुअली में सत्य लिखा है उसको एक अलग वे में पोर्ट्रे करके उसको प्रस्तुत किया गया है, फैक्ट को भी एकदम। इसका रीजन वही है, इसका रीजन प्राइमरली है कि आज़ादी के बाद जो भी हिस्टोरियन बने, जो विचारधारा जो डोमिनेंट थी यहाँ, जो डोमिनेट की स्पेशली फ्रॉम 60s जब इंदिरा गांधी आई, वो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा थी। और उस विचारधारा में सनातन ट्रेडिशन के लिए कोई जगह नहीं था। उस विचारधारा में यदि आप देखें तो उनकी लिटरेचर को आप जब देखते हैं तो उन्हें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ है कि यदि इस देश को कम्युनिस्ट बनाना है तो पहले सनातन का जो ट्रेडिशन है, उनकी जितने भी वो विचार है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। जब तक ये देश सनातनी रहेगा यहाँ कम्युनिज्म नहीं जीत सकता है, ये देश कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सनातन का सबसे बड़ा जो प्रतीक होता है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे एग्जाम्पल दो, ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मिलाइन किया, विलेन बना दिया उनको। चाहे फिल्म हो, लिटरेचर हो, आप कहीं भी देखें तो मतलब एक टीका वाला आदमी वो गलत ही करता हुआ दिखेगा। तो उनका रीज़न ये था, वो उस इंडिविजुअल की जगह, वो तो इंडिविजुअल आपको फिल्म में दिख रहा है, लेकिन आपकी जो दिमाग में वो बात फिट की जा रही है कि जो बंदा जो सनातन ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहा है, जो टीका लगा के घूम रहा है, जो भगवान की पूजा कर रहा है, वो गलत ही होगा। बिल्कुल। तो ये मैंने भाई बोला कि वो दे वर बिहेविंग लाइक एन एक्टिविस्ट, वो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने काम किया। आपने दूसरी जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसने हमें बचा लिया एक्चुअली। जो हमारी जो मेडिवल टाइम में, मध्यकाल में जो मुगल या सल्तनत के साथ जो भी क्रॉनिकलर्स आए थे, उन्होंने बाकायदा बड़ी सच्चाई से लिखी। और क्यों लिखी सच्चाई? ऐसा तो नहीं था कि वो बड़े झूठ नहीं बोल सकते थे। वो इसीलिए लिखते थे कि उन्हें लगता था कि वो जो उनके राजा कर रहे हैं, मुगल्स कर रहे हैं या फिर सल्तनत वाले कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो दीन का काम कर रहे हैं, वो अल्लाह का काम कर रहे हैं और वो सही रास्ता है। सो अब उसके लिए वो बहुत प्राउड थे। अब देखिए औरंगजेब ने जितने भी मान लीजिए मस्जिद तुड़वाई, उसने बाकायदा फरमान जारी किया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज अब आपके पास साक्ष्य है, वो साक्ष्य नहीं होता। मैं आपको बहुत सीरियसनेस से बोल रहा हूँ, यदि वो साक्ष्य नहीं होता तो हमें आज ये बोला जाता कि नहीं, उन्होंने एक भी बंदी नहीं तोड़ी है। तो साक्ष्य होने के बावजूद भी हमारे साथ इतना बड़ा वो लोग धोखा कर सकते हैं। वो कह सकते हैं नहीं यार मंदिर तो कहाँ टूटा था। एक्चुअली आप शुरुआत देखें तो के निजामी साहब और मोहम्मद हबीब साहब, मोहम्मद हबीब थे, पिता थे इरफान हबीब साहब के, और बहुत बड़े वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो लोग जनक माने जाते हैं। और ये 1920 से लोग एक्टिव हो गए थे इतिहास क्षेत्र में। और इनकी जो इतिहास जो लेखनी थी उसका जो आप पढ़ेंगे तो आपको आज हंसी आएगी। वो उनके इतिहास में एक जो उन्होंने चलन शुरू किया, वो उन्होंने ये प्रोपोगेट किया कि जब इस्लाम भारत की धरती पर आया तो यहाँ के लोग जो दलित और दबे कुचले जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, वो उनको लिबरेट किया इस्लाम आके, और वो लोग इतने खुश हुए और कन्वर्ट हो गए। जबकि इसका एक भी साक्ष्य है नहीं। इनफैक्ट के.एस. लाल की बहुत फेमस बुक है, उसमें उन्होंने तो फैक्ट एंड फिगर के साथ इसको कंप्लीटली मिथ को बस्ट किया। ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन इंडिया, एग्जैक्टली। बहुत पतली बुक है, मेडिवल, अब बहुत ही विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने उस चीज को पूरा बस्ट किया, मिथ को। एक्चुअली सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि जो लोग आज दलित बन गए हैं और जो लोग ट्राइबल मान लिए हैं, उसमें से बहुत इसीलिए भी बन गए क्योंकि वो लड़ते रहे। और क्या था कि जो हमारी जो मुसलमानी जो यहाँ राज्य थे, वो लार्जली टाउन सेंट्रिक थे। वो गैरिसन के अंदर रहते थे, आर्मी के साथ रहते थे, वो विलेज सेंट्रिक नहीं थे।
तो विलेज में और गांव में कौन रहते थे? हिंदू लोग रहते थे जो रजिस्ट कर रहे होते थे और लड़ाई कर रहे हैं, और वो जंगल में छिप जाते हैं। महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल देखिए, कितने सालों जंगल में भील के साथ रहे। अब आप ये सोचिए कि 100 साल तक मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी जंगल में ही रहे, तो वो जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से तो अलग हो गया ना। वो आप ट्रेडिशन फॉलो करना है, आप करना भूल जाओगे। आप जो सिविलाइजेशन, जो भी नॉर्म है, जो मानते हैं सिविलाइजेशन का, वो चीज़ आप छूट जाएगी। तो ऑब्वियसली आप सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं और छिप रहे हैं, धीरे धीरे आप ट्राइबल बन गए। और के एस राव ने अपने पुस्तक में दिखाया विद एग्जाम्पल कि ये लोग ये थे, ये सभ्यता में कितने आगे थे, और आज वो ट्राइबल हो गए हैं, आज वो दलित हो गए हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो कि हमारी सभ्यता के लिए लड़ाई करते रहे। ये वो नहीं है जिन्होंने हम धर्म परिवर्तन करेंगे। तो देखिए कितनी आप ही का इंतजार था। यस, आपका ही इंतजार था, हम तो बस यहाँ मरे जा रहे थे। तो ये जो इतिहास में इन लोगों के साथ जो दोहरा व्यवहार रहा कि भी ये लोग ने उस समय भी सताए गए, और आज भी उनके साथ ये बताया जाता है कि यार ये तो भाई पहला मौका लगा तो उन्होंने धर्म छोड़ दिया। इन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, ये धर्म के लिए लड़ते रहे। और ये जो हमारी जो हिंदू और सो कॉल्ड ट्राइबल, मैं समझता ट्राइबल को एक पार्ट ऑफ हिंदू समाज ही है वो, और ये अंग्रेजों ने इसको बांटा अपने डिवाइड रूल के नियम के चलते। तो आप देखिए जैसे महाराणा प्रताप लड़ते हैं तो उनके साथ कौन खड़ा था? उनके साथ भील खड़े थे। और भील खड़े नहीं होते, और ऐसे उनके झंडे में भील का भी प्रतीक है। बिल्कुल। तो हमारे में जो कंटिन्यूटी है, हमारे में भील, हमारे में ट्राइबल, हमारे में ये गौंड, हमारी ये कोई और नहीं है, ये हिंदू ही थे। हमारे में डिग्रीज अलग होती थी। अच्छा, और जी, ये द्वेष जो पैदा करने वाली जो भावना रही, इसमें अम्बेडकराइट मूवमेंट का कितना हाथ रहा है? अम्बेडकराइट मूवमेंट तो सी दे प्लेड अलोंग। रियल विलेन तो इसमें अंग्रेज थे। अच्छा। अंग्रेज ने इसको वेपनाइज किया, कास्ट को वेपनाइज अंग्रेजों ने किया। हाँ, वो तो बिल्कुल। और उन्होंने अम्बेडकराइट क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए सिखिज्म को किस तरह से हिंदू से दूर किया गया। आप बंदा बहादुर की लड़ाई आप देख लें, बंदा बहादुर कौन थे? हिंदू थे। बंदा बहादुर एक बार से गुरु गोविंद सिंह ने बोला और वो उनके साथ खड़े हो गए, और क्या कुर्बानी दी उन्होंने अपनी। तो हिंदू और सिख, तो जो खुशवंत सिंह भी लिखते हैं, जो खुशवंत सिंह बहुत सिंपैथेटिक है सिख कॉज के लिए थे, वो भी लिखते हैं कि रोटी बेटी का संबंध था। वो ऐसा संबंध था कि जो टूटता नहीं था, और उस संबंध को अंग्रेजों ने आगे किस तरह से तोड़ा। आज आप देखिए खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरह से हो रही है, जो बंटवारा, इसे काम अंग्रेजों ने किया, और वही काम उन्होंने उनके साथ भी किया। वही काम आप देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कौन है? वो हिंदूज थे। बिल्कुल, मैं बड़े गंभीरता से बात बोल रहा हूँ कि वो हिंदू थे। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, मैं नागालैंड में रहा हूँ, और मैं एक कहानी आपसे बताता हूँ। मेरे पिता वहाँ थे, 30 सालों से थे, और एकेडमिक थे, बहुत नामी गिरामी एकेडमिक थे। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे 50s और 60s में। वो मेरे पिता के पास हमेशा रहने आते थे विंटर्स में 2 महीने के लिए। वहाँ आके वो किताब लिखते थे और कुछ ही करते थे। धनी आदमी थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो। तो वो आके रहते थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि अच्छा ये बताइए, ये जो क्रिश्चियन बनने से पहले जो थे कौन थे लोग, नागाज लोग? तो पापा ने बोला कि हिंदू, मोस्ट ऑफ देम हिंदूज। तो वो आदमी बोलता है कि बोलते हैं वो कि डॉक्टर कुमार यू आर ए फैनेटिक। बड़े नेचुरल उन्होंने बोला, बट संजोग देखिए, संजोग बोलते हैं। मेरे पिताजी ने इस बात को मुझे सालों बाद या 10 बार बताई होगी। उन्होंने बोला कि उसी शाम में अगले दिन सुबह जहाँ पापा रहते थे वही गांव भी था। गांव से उनका एक लीडर आया, गांव का जो मुखिया था जो, वो आया, और उसकी बहुत बड़ी शिखा थी। तो आया, आके बात करने लगा। तो पिता ने पूछा कहते तुम कौन हो? वो वैसे कन्वर्ट भी नहीं हुआ था, क्रिश्चियन नहीं हुआ था। इस लेट 60s की बात होगी, कन्वर्ट भी नहीं हुआ था, स्टिल नॉट ए क्रिश्चियन। तो बोला कि आप कौन हो, आप व्हाट इज योर रिलीजन? वो था आई एम हिंदू। टिल 60s नागालैंड के गांव में एक नागा जो ट्राइबल बोलते हैं, वो अपने आप को हिंदू बोलता है, और आज वहाँ एक हिंदू आपको नहीं मिलेगा। सो जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका मुंह लाल हो गया। मेरे पापा ने बोला, याद करते बोलते वो मुंह लाल हो गया, नहीं कुन से कि कहाँ मैं छिपूं, क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था कि यार मैंने फैनेटिक बोल रहा था, और भाई ये तो नागा नहीं आया खुद बोला। तो आप देखिए कि 60s तक में उस गाँव में एक आदमी खुद आके बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, और आज वहाँ 99% या 100% क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट हो गई है। तो हमने तो डिसाउंड किया था, थैंक्स टू नेहरूज आइडिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उनके लिए तो उन्होंने म्यूजियम बना दिया जहाँ की हिंदूज नहीं जा सकते, बट चर्च कैन गो, अमेरिकन क्लर्जी कैन गो, बट हिंदूज कांट गो।
राम मनोहर लोहिया की पुस्तक पढ़े, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये बोला कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं आसाम में, मैं अरुणाचल में क्यों नहीं जा सकता हूँ। और जब वो कोशिश की जाने की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है नॉर्थ ईस्ट पे। तो आप देखिए कि जितने भी नेशनलिस्ट माइंडेड लोग थे उन्हें नॉर्थ ईस्ट पे नहीं जाने दिया गया, लेकिन चर्च की वहाँ एक्सेस थी। और इस तरह से ये तो एक तो षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी थी नॉर्थ ईस्ट। हाँ, एब्सोल्युटली। पहले अंग्रेजों ने किया, बाद में नेहरूवियन इकोसिस्टम ने किया इसको, और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट बाहर हो गया। आज अब बोलने में डर लगा कि अच्छा क्या है नॉर्थ ईस्ट में, क्या है उनका हिंदू कनेक्शन है भी, हम फाइट कर रहे हैं, बट एक कनेक्शन था हमारा। इन सब नैरेटिव को डिबंक करने के लिए आपने बताया किशोरी शरणलाल जी ने पुस्तक लिखी है। इन सबको एकेडमिक्स में स्थापित क्यों नहीं कर पाए हम लोग, या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? क्या इसके पीछे भी जो शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि मैं देखता हूँ पर मे भी कोई पर्सन थे जिन्होंने बहुत बहुत प्यार से एक चीज़ बोली मुझसे कि कभी भी जब कोलेटिव गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बनी है तो हमने देखना हर बार शिक्षा मंत्रालय ना हिंदुओं को छोड़ करके किसी मुस्लिम को ही दिया। नहीं, और हिंदू को भी दिया है तो जो कि बहुत एक्स्ट्रा सेकुलर थे। जैसे यूपीए काल में हमारे वो थे अर्जुन सिंह थे, कम्युनिस्ट कहेंगे वो अपने आप को मतलब सुपर सेकुलर बोलने में करते थे। अर्जुन सिंह तो नाम ही थी, तो वो उनको एचआरडी मिनिस्टर बनाया जाता था। तो क्या इसके पीछे मतलब क्या रीजन है, क्यों देते थे, और क्या यही लोग थे जिन्होंने इन इतिहासकारों को एकेडमिक्स में स्थापित नहीं होने दिया? और फिर एक प्रश्न मेरा और है, आपने अम्बेडकराइट मूवमेंट पे भी थोड़ा सा बोला, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अम्बेडकर जी ने अपनी किताब इंडियन पार्टीशन में बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया, बट मैं बार बार देखता हूँ ये लोग अम्बेडकर जी को हिंदुज़म पर जो उनकी टिप्पणियाँ थी उसको बार बार हाईलाइट करते, बट इस्लाम पर जो उनकी टिप्पणी है पूरा का पूरा कम्युनिस्ट सब के सब लोग मतलब मौन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है ही नहीं। मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? तो पहले प्रथम वाले प्रश्न में कि क्या रीजन था कि देखिए एजुकेशन मिनिस्टर ये तो खैर आप इसलिए कह सकते हैं कि नेहरू का एक दुराव था हिंदुइज्म को देखने का, जो उनका नजरिया था। वो बोलते थे आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल दिस कंट्री, तो वो अपने आप को इंग्लिशमैन बोलते थे। तो उनके लिए जो सनातन ट्रेडिशन था वो बहुत अच्छी दृष्टि उनके लिए नहीं थी। और आप उनका जो वो भी है कि जो हमारे लिए डैम्स और ये सब हमारे टेम्पल्स होंगे, सो उनकी एक सोच बहुत ही अलग थी। उस सोच में जो सनातन ट्रेडिशन के लिए कोई जगह नहीं थी। और यही आप देखते हैं कि फ्रॉम 50s आप देखिए तो पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद बने, और वहीं से हमारी जो इतिहास लेखनी है वो इतिहास लेखनी बहुत गलत दिशा में गई। और एक कहानी है, मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा, इसका वर्णन भी है, वो आसिफ महमूदार साहब की है। आसिफ महमूदार जी बहुत बड़े इतिहासकार थे वो, और जोधा सरकार तो मेरे मतलब आइडियल या वो फ्रीडम स्ट्रगल पर जी। तो उन्होंने 1948 में उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा कि मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि भारत का इतिहास भारत के नज़रिए से लिखा जाए, ना कि अंग्रेजों के नज़रिए से या फिर किसी और नज़रिए से। 2 साल इंतजार किया, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। और एजुकेशन मिनिस्ट्री में अबुल कलाम आजाद थे। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा राजेंद्र बाबू को, जो राष्ट्रपति थे उस समय, कि मैं चाहता हूँ कि इतिहास पे कुछ काम हो और इतिहास को हम लिखें अपने हिसाब से, हम ओन अप करें इतिहास को। राजेंद्र बाबू बहुत एक्साइटेड हुए, बोले कि नहीं हमें करना चाहिए। राजेंद्र बाबू हमेशा चाहते थे कि ऐसा हो। तो और एक साल या 2 साल बाद एक बोर्ड की स्थापना हुई जिसमें आसिफ महमूदार को भी जगह दी गई, और उसमें जो सेक्रेटरी थे वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाबू थे, वो कांग्रेस लीडर भी थे, वो उनको बनाया गया था। और वो जो मुझे लगता है उसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू के ही प्रेशर से शायद उसका वो स्थापना हुआ था। तो वो उसकी शुरुआत हुई, और वो जो बोर्ड था वो 2 साल भी चल नहीं पाया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि इतिहास जैसा नेहरू जी चाहते वैसा इतिहास हो। बिल्कुल। तो जैसे 3 चीज़ों में आसिफ महमूदार का वहाँ बहुत बड़ा मतभेद हुआ। उनका एक था जो मेजर काम, वो पहला काम जो कर रहे थे 1857 के रिवोल्ट पे था, 1857 के, क्योंकि 100 साल होने वाले थे 1957 में, दे वांटेड टू सेलिब्रेट। तो आसिफ महमूदार का कहना था कि देखिए 1857 को हमें अच्छे से देखने की जरूरत है। उसमें मतलब एक जो इस्लामिक जो महक है 1857 बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने उसको बाकायदा, मुझे मैं बहुत अपने आप को उस विचार से बहुत करीब मानता हूँ। जो उन्होंने कहा कि 1857 वाज नाइदर फर्स्ट नोर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
तो ये बात उस समय की सरकार को खराब लगी। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये तो गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है भाई, हम मिल के लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमें ये इतिहास है। तो बोले कि बट उसका कोई फैक्ट नहीं है जी, हमारे लोग मिले हैं, उधर वाले लोग नहीं मिले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे किस तरह से बहादुर शाह जफर कुछ तो राजा हिंदुस्तान उन्होंने बनाया, मेरठ से जाके वहां उन्होंने बनाया, वो इनके भी राजा बन गए थे, सुल्तान बन गए थे, और अंग्रेजों को सारी खुफिया जानकारी भी देते थे, ताकि कल को यदि तो हार जाए तो अंग्रेज उनको बख्श दे और उनको फिर से उनको बना दे जो भी सुल्तान। तो ये उनका स्वरूप था। तो ये आसमान बोलते थे कि देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये इस्लामिक नेचर था टेलीविजन का, तो उस सरकार को पसंद नहीं है। फिर उनका दूसरा जो मतभेद था, उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है वो सिर्फ गांधीयन नहीं है, इसमें गांधी का रोल बहुत मेजर नहीं है, रिवॉल्यूशन का रोल बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल। और ये देश आजाद रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है, गांधी का योगदान भी होगा। ये तो और खराब लग गया उनको, यार ये तो मतलब यार तो हमारी वो हमें नंगा कर देगा वाली बात है। तो इस पे उनको, और तीसरी एक और थी जो आरसीबी ने बोली कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है वो 100 साल या 150 साल पुरानी नहीं है, 800 साल पुरानी है। ये देश 800 सालों से आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो ये बात है, तो गंगा जमुनी तहजीब का जो फाउंडेशन है वो हिला दिया। तो इसीलिए उनको वो बोर्ड को पहले भंग किया गया, और 2 साल बाद फिर से बोर्ड बना, उसमें आरसीबी को बुलाया भी नहीं गया। और उस बोर्ड ने किताब लिखी, उस ताराचंद जी थे उनके अंडर में, और एक्सट्रीमली प्रो नेहरूवियन प्रो कांग्रेस इतिहास है जो छपी जी। तो इतिहास देखिए वहाँ शुरुआत हुई। अब जब 60s पे जाते हैं, 1960s में जाते हैं, तो वहाँ इंदिरा गांधी आती हैं, और मिड 60s में लेट 60s में इंदिरा गांधी कांग्रेस का विभाजन होता है ओल्ड गार्ड्स और कांग्रेस इंदिरा के बीच में, और इंदिरा की सरकार अल्पमत में आती है, तो उसको कम्युनिस्टों की जरूरत पड़ती है, कम्युनिस्ट उन्हें सपोर्ट करते हैं। और देखिए वही काल था जिसमें प्राइवेट पर्स वाली इशू आती है, बैंक नेशनलाइजेशन होता है, सारा जो कम्युनिस्ट वाला एजेंडा होता है, सारा एजेंडा फुलफिल हो जाता है। कम्युनिस्टों ने उसमें क्या बोला, कम्युनिस्ट बोला कि ठीक है आप सरकार चलाओ, हमें एजुकेशन दे दो। जैसे पहले था कि आप सरकार चलाओ और हमें आप वो दे दो, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री दे दो, मुसलमान लोगों मालूम। कम्युनिस्टों ने बोला कि आप मुझे एजुकेशन का सारा कारोबार दे दो। नूरानी करके भी कोई शिक्षा नूरुल हसन ने उसमें शिक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने सारे कम्युनिस्टों को लेट सिटी से लेके 70s में भरना शुरू किया, सब जगह। उस समय जेएनयू बना भी था, तो जेएनयू घर हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी भर गया, सारे भी जितने मेरे स्टूडेंट सब जगह सिर्फ लेफ्टिस्ट ही भरे जाएंगे, और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। यानी आप जो सरकार के इतिहास पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी है, बहुत सी बायोग्राफी, नाम भूल रहा हूँ सर का, उसमें है कि बाय द टाइम जो लोग जो सरकार को भूल गए थे, ऐसा हो गया, इतने बड़े हिस्टोरियन को लोगों ने याद ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जहाँ की बस लेफ्ट ही बिकता है, लेफ्ट ही सही है, और एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग। तो उन्होंने इस तरह से जकड़ लिया, और उससे निकलने में हमें कम से कम 50 साल लगे। एक्चुअली अभी भी हम पूरी तरह से निकले नहीं है। लेट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, हम जो भी बोले 10 साल से मोदी सरकार है, और यही आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है कि 10 साल से मोदी सरकार है, क्या हमने ठीक से डील किया, क्या हमने फिर से इनको डिसइंफ्रेंचाइज किया, इनको यहाँ से निकाला, और हमने ओनअप किया। हमने निकाला डेफिनेटली है कुछ को, लेकिन हमने ओनअप अभी भी नहीं किया है। और इतिहास तो अभी हमारा ऑलमोस्ट पुराना ही है, बिल्कुल। हल्की फुल्की कहीं इधर उधर कुछ चेंजेस हो गई हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस जिसको बोलते हैं, कोमा हटा दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, बट मोरलेस इतिहास वही है। और जब तक हम उस इतिहास को नहीं बदलेंगे, तो चाहे मैं किताब लिखूं या आप किताब लिखिए, ये किताब कौन पढ़ेगा? ये किताब मेरे साथ ये किताब 18 से लेके 80 साल के लोग पढ़ेंगे, लेकिन 18 साल से पहले ही आपने एनसीईआरटी बुक में वो सब पढ़ा के आपने उसका माइंड चेंज कर दिया। सो द बैटल इज लॉस्ट एट द स्कूल इटसेल्फ, और वो हम अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। आपने अपनी पुस्तक 6 में, आपकी जो बुक का चैप्टर 6 है, उस पे आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठा एंड सो कॉल्ड मुगल, तो आप प्लीज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए इस देश का कि जो हमारे एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, उनका ही हमेशा मुगल्स रहा है, बहुत पेट प्रोजेक्ट रहा है। मुगल का वो समहाउ ग्रेटनेस डालने में बहुत हिचकिचाते नहीं, हर एक शुरुआत करेंगे अकबर द ग्रेट, लेकिन लास्ट आते बोलेंगे मुगल द ग्रेट, मुगल को ही ग्रेट कर देंगे। वो मुगलिया साम्राज्य बहुत भाई अच्छी थी। अंत काल तक आते आते औरंगजेब तो
क्या हाल हुआ था वो रियलिटी में देखेंगे तो नहीं, आप देखिए, नहीं, नॉट जस्ट दैट, मुझे प्रॉब्लम है कि ठीक है, अकबर के बारे में मैं जरूर बोलता हूँ, अकबर इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन अकबर बहुत ही समझदार था। अकबर वॉज ए रियलिस्ट। वो समझ जाता था कि अच्छा भाई, मेरे साथ मुसलमान लॉयल नहीं हो रहा है। जो मुसलमान जनरल थे, मुसलमान जो कोर्ट्स में थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर राजपूतों को अपने साथ मिला लिया। लेकिन जब मिलाया तो फिर राजपूतों को इज्जत दी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि राजपूत राजाओं को इज्जत दी, उनको फील कराया कि नहीं आप रिस्पेक्टेबल हो, क्योंकि वो समझ गया कि इनके बिना हम साम्राज्य को मजबूत नहीं कर सकते। बहुत टेक्निकल था वो रिलायंस, और उसका फायदा भी हुआ। देखिए आप, उससे पहले जितने भी मुसलमान की एम्पायर या किंगडम थे, सब बहुत ही वो था, उथल-पुथल था। यानी बलबन ने शुरुआत की, 10 साल खूब जीता, लास्ट 20 साल सब हार गया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सक्सेसफुल था, 20 साल का उसका शासन था, 1296 से लेके 1316 तक 20 साल का साम्राज्य था। 20 साल खूब किया, 16 में जैसे वो मरा, वो किसी में फिर से वापस आ गए दिल्ली में, सब हार गया जी। सो ये जो उथल पुथल था, क्योंकि क्या था कि हिंदू रेजिस्टेंस हमेशा था, जो हमें पढ़ाया नहीं जाता। हमें आप इतिहास देखेंगे, और मुझे बहुत इसका अफसोस है कि हम इसको इतने साल लगे इसको स्मिथ को तोड़ने में, कि हिंदू रेजिस्टेंस था बहुत ही अमेजिंग था, इनक्रेडिबल था। ऐसा रेजिस्टेंस विश्व में कहीं नहीं मिले, कहीं और एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। 100 साल के अंदर इस्लाम फ्रांस पहुंच चुका है, सेंट्रल एशिया में घुस चुका है पूरी तरह से, नॉर्थ अफ्रीका में घुस चुका है। उसका एरिया देखिए, आपको ईरानियन जो एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर खत्म हो गई, उसे सब जीत लिया, लेकिन भारत में वो घुस ही नहीं पा रहा। पहला अटैक 712 एडी में नहीं हुआ था, पहला अटैक 637 में हुआ था। 5 साल मोहम्मद साहब 5 साल मरने के बाद ही हुआ था, और 637 से लेके 712 तक ऑलमोस्ट 1 दर्जन अटैक भारत पे हुए थे, और सबके सब विफल हुए थे, सबके सब। लेकिन किसी का भी वर्णन नहीं है नॉर्मल किताबों में। नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसको छिपाया गया। तो और 712 वाला भी जो अटैक है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने सिंध जीता, कासिम ने सिंध जीता, और हमारी मुफ्ता की वजह से जीता है। जो महाराजा थे उनकी मुफ्ता कुछ उदारता भी थी। उदारता में आपको एग्जांपल दूं कि सेम उदारता हमारे विजयनगर में जो हमारे राजाओं ने भी बाद में की। उदारता ये थी कि कुछ मुसलमान सैनिक थे, वो उनको बहुत तंग किया गया था, तो वो शरण लेने के लिए सिंध में आए थे बहुत पहले, कि भाई बहुत तंग किया। भाई वहाँ भी तो आपस में तो शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, क्या हो, इस पर मार्केट मची रहती है। जब आपस में रहते तो मार्केट मची रहती है। तो वो सिंध में आए रिफ्यूजी के लिए, शरण के लिए, कि हमें शरण में ले लो, और राजा दाहिर ने शरण में ले लिया उनको, और उनको सैनिक बना दिया, उनकी एक टुकड़ी बना दी। सारे जो वहां से आए थे ना, सबकी टुकड़ी बना दी, और उसका जो लीडर भी था वो उन्हीं का था, और उनको रख लिया, अच्छे से बकायदा पे करते थे, रखते थे। जब अटैक हुआ, वो सब के सब चले गए, कि नहीं हम ये तो हमारे अपने लोग हैं, ये तो इस्लाम वाले लोग हैं, इनसे हम नहीं लड़ेंगे, चले गए। सेम चीज आपको जब तालिकोटा की लड़ाई होती है, जब फाइनल लड़ाई होती है विजयनगर एम्पायर में, तो सेम चीज वहां होती है। जब 5 जो मुसलमान राजा किंगडम ने जो घेर के विजयनगर पर अटैक किया है 1665 में, तो ये जीत रहे थे, विजयनगर फिर भी जीत रहा था। इनके 3 मुस्लिम जो जनरल थे, उस मोमेंट पे उन्होंने क्रॉस ओवर कर दिया कि भाई हम तो मुसलमान हैं, वी कैन फाइट देम, और पासा पलट गया। उसके बाद जो कत्लेआम मचा है, वो इतिहास आप पढ़ेंगे, विजयनगर सबसे समृद्ध राज्य था, और वहां सिर्फ खंडहर बचा था। महीनों तक तोड़फोड़ हुई, महीनों तक कत्लेआम हुआ, महीनों तक रेप हुआ, महीनों तक खून की नदियां बहती रही, बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक। मराठाओं को इतिहास से कैसे गायब किया गया जी, उस पर आपने प्रकाश जी। देखिए, मराठा के बारे में अब ये बात हम बोल रहे हैं, ये मैं पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात ऑलरेडी हम सभी स्टार्टेड टॉकिंग नाउ, कि इस देश को अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं लिया था, मराठाओं से लिया था। ये देश मराठा कंट्रोल करते थे, और इसे बहुत ही जो एप्ट एग्जाम्पल है कि जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आता है, तो पानीपत में मुगल जाकर नहीं लड़ते हैं,
मराठा यहाँ से जाकर मराठा की सेना लड़ती है, क्योंकि मराठा उस समय देश की कमान मराठा के हाथ में थी, मुगल के हाथ में। अब मुगल तो मराठा के संरक्षण में थे। बिल्कुल। और जितना मैंने सुना है कि कहते हैं कि पूरा जो भी मुगल एम्पायर को हराने का जितना भी श्रेय था वो सब मराठाओं के पास था, पर वो जो रस मिलता है वो बाद में अंग्रेजों ने लूटा। एग्जैक्टली मराठों के पास नहीं रह एकदम आपने सही बोला कि वो सारा मेहनत इन्होंने किया, बट जब वो यानी फल पानी की बात आई तो तो कुछ फल खाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं खाया। उस वक्त आप उनकी चौहद्दी देखेंगे मराठाओं की, तो पंजाब से लेके बिहार बंगाल बॉर्डर होते सारा और एकदम साउथ तमिलनाडु तक जाती है। इतिहास में और भी जो रीजनल जो डायनेस्टीज थी, इसमें करकोटास थे, गुर्जर थे, प्रतिहारास थे, इन सब आहोम्स थे। इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम समझ भी नहीं पाते। तो शायद आपने पुस्तक में नहीं, मैंने की है भाई, मैंने सबके बारे में बात किया है। अब देखिए फॉर इंस्टेंस आप गुर्जर प्रतिहार को क्यों नहीं बताते? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार मतलब जो आपको गार्ड करता है डोर को। दे वर आर गार्डियंस ऑफ द बॉर्डर्स। 500 साल तक यदि मुसलमान देश में घुस नहीं पाए थे, इसके कारण थे गुर्जर प्रतिहार। लेकिन यदि आप वो इतिहास ही दबा दे तो इसलिए गुर्जर प्रतिहार के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारा इतिहास क्या है? हर्षवर्धन के बाद हमारा इतिहास हो जाता है कि हाँ भाई 712 में मोहम्मद कासिम आया, फिर उसके बाद 1000 से 225 तक महमूद गजनी ने अटैक किया सोमनाथ पे। उसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी आया, और उसके बाद फिर स्लेव डायनेस्टी हो गया दिल्ली में, और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया उसका सुल्तान। ये था। अब ये इतिहास आप पढ़ाएंगे तो गुर्जर प्रतिहार का रोल आपको छिपाना पड़ेगा ना, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार ने ऑलमोस्ट 500 साल तक उस जो बॉर्डर थी हमारी, उन्होंने उसको रक्षा की। और भी लोग थे, यानी आप देखिए अफगानिस्तान में, आज के अफगानिस्तान में जो शाही डायनेस्टी थी, हिंदू शाही बोलते हैं, उनकी पूरी कुल का नाश हो गया बस ये देश को बचाने में, अपने बॉर्डर को बचाने में। उन लोगों के बारे में हम नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बताएंगे तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भैया इस देश में जो एवरी स्टेप पे रेजिस्टेंस हुआ है इस्लामिक अटैक का। और जब तक अकबर नहीं आए थे 1556 में, तब तक वो हमेशा वो बैक फुट पे भी रहे। वो आगे जाते थे, फिर हार जाते थे, फिर जाते थे। इट वाज कांस्टेंट फाइट, और ये फाइट रुकी नहीं। और जैसे औरंगजेब ने फिर से जजिया डाला और मंदिर तोड़ना शुरू किया, फिर से वो लड़ाई शुरू हुई। और औरंगजेब के मरते मरते, जब 1707 में औरंगजेब मरता है, तो वो अपने पुत्र को लिखता है कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उस 26 या 27 साल वो डेक्कन में ही फंसा रह गया और वापस नहीं जा पाया। अंतिम 27 साल वो मुंबई हुआ क्या था देखिए, दक्कन में। बिल्कुल। ये शिवाजी की मृत्यु होती है 1679-80 में, तो और 81 में औरंगजेब दक्षिण पहुंच जाता है। वो ये सोच के पहुंचता है कि शिवाजी की मृत्यु हो गई, अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, 2 साल 3 साल लगेंगे, आई विल वाइप देम आउट, और पूरा एकदम इसको मैं मुगल साम्राज्य में मिला दूंगा। पहला जो 8 से 9 साल में उसे सफलता ही मिली। जो हमारे जो फिल्म आई अभी छावा, तो उनकी मृत्यु आई थिंक 1689 या 90 में होती है। उस समय तक कंप्लीट कंट्रोल हो गया था। जो शिवाजी की जो मराठा की सेना थी वो सिकुड़ गई थी, हार गए थे वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया शिवाजी के पुत्र को, जिस तरह से मारा और जिस तरह से उसको उन्होंने फैलाया बात को, पूरी मराठा समाज जग गई और बहुत उसका वो रिपोकशन हुआ, और सबके सब उठ खड़े हुए कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। सेम चीज हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अटैक किया था, और उसी रिएक्शन में आपको ये विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी, और 300 साल तक विजयनगर एम्पायर रहा, पूरा समृद्ध रहा। दक्षिण भारत में यदि आज मंदिरें दिखती हैं, इसकी रीजन यही है कि वहाँ विजयनगर एम्पायर था। और बाद में फिर शिवाजी आया। एक कहानी है कि आपको कांची में या कहीं तमिलनाडु में एक मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई। शिवाजी ऑल द वे अपने वहाँ से गए वहाँ, और फिर से मस्जिद तोड़ी और वहाँ मंदिर बनाया। तो ये डायनेस्टी थी। और एक सेंस ऑफ, जो हिंदू सेंस में बोलते हैं कि हमारी सेंस नहीं है, सेंस नहीं, तो शिवाजी महाराष्ट्र से क्यों जाएंगे तमिलनाडु, उनको क्या लेना देना। सो ये सारी चीजें आई थिंक वी नीड टू रियली लुक बैक एट। जी, आपने मतलब
पूरी चर्चा के दौरान चाहे मराठा एम्पायर की कंट्रीब्यूशन की बात रही है और चाहे अभी वर्तमान समय में जो भी हिस्ट्री लिखा जा रहा है उस पर बात रही। अभी क्या चेंजेस लाने चाहिए एकेडमिक्स में, एकेडेमिया में कि और हिस्टोरियंस बन पाए, क्योंकि जो अभी इतिहास लिखा जा रहा है मेनली, चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे आभास मालदियार जी लिख रहे हैं, चाहे विक्रम जी लिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑथर्स हैं, बट ये लोग एकेडमिक्स की दुनिया से, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की सिलेबस से बहुत दूर है। तो सिलेबस में आने के लिए, क्योंकि बिल्ड तो वहीं से होगा। वही है, वन लास्ट चैप्टर में इसी का मैंने मेंशन किया है कि देयर डिकोटमी। लेफ्ट कैसे आया, लेफ्ट स्टेट की, हाँ लेफ्ट, यस, लेफ्ट एकेडमी में आया स्टेट को लेके, स्टेट से बोला कि मुझे आप अपॉइंट कर दो और सबको हटा दो, और जो राइट बोला तो सही नहीं है, बट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट टाइम राइट यूज करता हूँ मैं। राइट कैसे आ रहा है, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, राइट अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स पे आ रहा है, मैं भी संरक्षण भी नहीं दे रहा है, नहीं है वो अभी तक, वो फोकस एरिया में इस सरकार के फोकस एरिया में वो नहीं है अभी भी, अनफॉर्चुनेट है ये। अब मैं मान सकता हूँ क्योंकि जो देश की जो चैलेंजेस हैं वो इतने सारे थे और इतने डिफरेंट डायरेक्शन में थे, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे डिफेंस हो, जो भी हो, इतनी सारी अब या पॉलिटिकल हो, इतनी सारी वो चैलेंजेस फेस करती है कि वो अभी इनको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि यार ये आपको धर्म को भी आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। धर्म इज नॉट रिलीजन, आई मीन, तो आई मीन वेरी सनातन टर्म यूज कर रहा हूँ, और तो वो अभी उनके फोकस में नहीं है, एजुकेशन उनके फोकस में नहीं है, कल्चर उनके फोकस में नहीं, पर स्लोली हो रहा है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो आपको हमारी कुंभ का भी जैसे हुआ, तो वो प्रोसेस 53 करोड़ लोग, तो और देखिए, और ये अपने आप पे दिखा रहा है कि इस देश में यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो धर्म के थ्रू ही हो सकता है। अब पिछले साल का डेटा बोलता है कि सबसे ज्यादा लोग अब जो घूमने गए हैं, राम मंदिर गए हैं, ताजमहल को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। आज तक ताजमहल लोग करते थे, क्यों? क्योंकि इस देश में धर्म जो है ना, वो जो लोग रेजोनेट करता है ना, वो कुछ और नहीं करता है। और हिस्टोरिकली एग्जाम्पल है, आप और हम डिसएग्री महात्मा गांधी से, बट महात्मा गांधी की सफलता का रीजन यही था कि उन्होंने अपने आप को महात्मा प्रोजेक्ट किया था। बिल्कुल, उन्होंने वो ड्रेस महात्मा वाली पहन ली, वो और शाम में वो भजन कीर्तन करते थे, वो गीता की बात करते थे, तो उन्होंने अपने आप को एक महात्मा के रूप में ढाला। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप फ्री टू डू इट कि यहाँ पे वो सही था नहीं था क्या था, बट उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और वो महात्मा के रूप में प्रोजेक्ट करने की वजह से ही उनकी सफलता हुई। और उनका जो मूवमेंट है सक्सेस भी इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसमें धर्म था। लोग लगा नहीं यार, और आप देखिए आजादी के बाद भी, आजादी के बाद अरे ये जो हमारे जो केजरीवाल साहब जो बन गए चीफ मिनिस्टर, कैसे बने थे? यदि वो करप्शन वाला केस नहीं होता और वो और अन्ना हजारे का क्या था, अन्ना हजारे काइंड ऑफ भाई साधु आदमी है भाई, तो वो जब तक वो एलिमेंट नहीं आता इस देश में ना, लोग जागते नहीं है इस देश में। लोग मेरे ख्याल से मोदी जी के साथ हुआ था, वो बीच में इतना करप्शन, और फिर मोदी जी भी। एग्जैक्टली, बट ये है कि ये फोकस सरकार को अब लाना चाहिए। 2 टर्म हो गया है, आप नहीं लाएंगे तो क्या हो रहा है कि हम बैटल कर रहे हैं, बस वो ऊपरी सतह तक नहीं जाएगा, ऊपर पे कर रहे हैं। क्या है ना कि घाव है, ऊपर से मलहम लगा रहे हैं, ये मलहम है, नीचे ऑलरेडी घाव बढ़ रहा है, और है घाव, वो घाव है क्योंकि बच्चे बचपन से लोग स्कूल जाते हैं तो उन्हें यही बताया था कि आर्यन बाहर से आए थे जी, आर्यन तो इन्वेडर्स थे जी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर आपने अपनी पुस्तक में भी डिबंक किया है, और मेरी जब चर्चा होती है छात्रों से कभी भी, चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, तो विश्वास नहीं मानते, क्योंकि 2 थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। तो वो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते और आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ही मानते। तो इस पर आप थोड़ा सा, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से कोई आदमी जो पढ़ता है, अब बचपन की जो चीज आप पढ़ते हैं आप उसे विश्वास करते हैं जी। बचपन से आप यही पढ़ रहे हैं कि आर्यन बाहर से आए और हड़प्पा को खत्म कर दिया, फिर यहाँ आ गए, फिर हड़प्पन लोग द्रविडियन थे वो साउथ में चले गए, तो साउथ वाली मूवमेंट भी शुरू हो गई उसी लेवल। सो नाउ इट्स अ पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ पॉलिटिक्स। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है, ये मदर ऑफ ऑल हिस्टोरिकल स्कैम्स, ये स्कैम है, इसका एक भी वर्णन कहीं नहीं है लिटरेचर में, हमारे लिटरेचर में एक भी वर्णन नहीं है, कहीं है ही लिखा हुआ नहीं कि हम बाहर से आए। सबने लिखा है कि हमारी जर्नी है, ये हमारी धरती है, यही हम पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज यहीं के हैं।
इवन बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स थे जो चाइना और जापान के थे, उन्होंने भी एक बाउंड्री सेट करी थी कि इस बीच में एक भारत जी जी देश। जी। और देखिए, और यहाँ मैं बोलता हूँ कि कॉमन, लेट्स टॉक कॉमन सेंस। आप किसी भी सोसाइटी की बात करेंगे, किसी सिविलाइजेशन की बात करें, यदि उन्होंने कभी भी कितने भी पहले माइग्रेट किया होगा तो उनके मेमोरी में हमेशा रहता है जी। वो चाहे डेट ना बता पाए कि अच्छा हम 2 साल पर किए थे या 2000 साल पर किए थे, लेकिन वो बोलेंगे हम यहाँ के नहीं, हम वहाँ से आए थे, कहीं और से आए थे। और ये बात लोग भूलते नहीं। हमारे यहाँ मान लीजिए जोरोस्ट्रियंस आ गए, पारसी जी। पारसी आए थे 7वीं शताब्दी में ही आए थे, और ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए। और आज भी पता है कि पहली बार कहाँ इंडिया में कहाँ उतरे, कहाँ से किस राजा ने संरक्षण दिया, और कहाँ गए और कहाँ से आए थे, वो तो भूल नहीं गए। जी। आप और भी कहीं पढ़े आप, मैं अमेरिकन हिस्ट्री पे ले जाता हूँ आपको। इनका सिविलाइजेशन थी, एस्टेक थी, उनके भी जब आप जो उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनकी फोक कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उनमें भी लिखा हुआ कि हम यहाँ के नहीं, हम कहीं और से आए। जी। भारत ही अपने आप में एक ऐसा अजूबा एग्जाम्पल है जहाँ हमें ये बोला जाता है कि आर्यन बाहर से आए थे, बट आर्यन को उसको याद नहीं है, भूल गए, सब भूल गए वो। और हम उल्टा ये बोलते हैं कि हम यहीं से हैं ना। एक एग्जाम्पल हुआ है। दूसरा है, जो आर्यन विजन इतनी स्टूपिड थ्योरी है, इतनी सिली है, मतलब आप और आई थिंक इसको डिबंक ऐसे ही करने की जरूरत है। जब आप आम आदमी से बात करें, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि आर्यन यदि बाहर से आए और इन्वेजन किया तो साक्ष्य कहाँ है? तो आर्कियोलॉजिकली जीरो साक्ष्य है। इसीलिए देखिए, अब रोमिला थापर भी अपने उसमें बुक्स में बोलती हैं कि आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, आर्यन माइग्रेशन हुआ था। और वो बोलते हैं कि आर्यन माइग्रेशन बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में हुआ था, 10 लोग आए, 100 लोग आए, ऐसे ग्रुप्स में हुआ था। अब आप ये देखिए, ये ना, ये आर्यन इन्वेजन से भी बहुत कमजोर थ्योरी है। इन्वेजन फिर भी मान सकते हैं, भाई इन्वेजन था, आए, मुगलों की तरह आए, मारा काटा और उन्हें कैप्चर कर लिया, सत्ता स्थापित और अपनी लैंग्वेज भी दे दी। मान सकते, चलो लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन फिर मान लेता हूँ। माइग्रेशन 10-20 लोग आके, और उसके सामने इतनी सिविलाइज सोसाइटी है हड़प्पन्स की, उनको उन्होंने ओवरवेलम कर दिया। और ये लोग जो आए थे, इनको बोला था कि इलिटरेट हैं, नॉमेड्स हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वार लाइक पीपल हैं। तो इन लोगों ने उतने सोफिस्टिकेटेड लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, कमर्शियली बहुत आगे थे वो लोग, उनको उन्होंने एक ओवरवेलम की दवा दिया। दूसरा, अपना कल्चर भी दे दिया, सारे जो उनके लैंग्वेज अपना दे दिया। नो, लैंग्वेज स्पेशली इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट। लैंग्वेज बदलती नहीं है भाई साहब, आप धर्म बदल लो, लैंग्वेज आपकी वही रहती है। यानी अब कहीं भी देखिए, हिस्टोरिकली आप देखिए, आप एक एग्जांपल बता दें कि समाज ने अपना धर्म बदला और लैंग्वेज बदल दिया। लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज बड़ा स्टिकी चीज़ है लैंग्वेज। और लैंग्वेज, इसलिए देखिए, लैंग्वेज की लड़ाई हमारे देश में अभी चलती है कि भाई साउथ में चले जाइए तो कनाडा में, भाई तुम कैब ले रहे हो तो भैया तुम कनाडा बोलो तो बात। बिकॉज लैंग्वेज इज लाइक दैट, लैंग्वेज वेरी इमोशनल इशू। लैंग्वेज लोग छोड़ते नहीं है, धर्म चाहे छोड़ दे, लैंग्वेज नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ है कि यहाँ हम बोला था नहीं, आर्यन तो भैया यहाँ आए और द्रविड़ी ने अपनी लैंग्वेज ही छोड़ दी। और कितने आर्यन थे? 10-20 थे, फिर भी लाखों लोगों ने छोड़ दी। मतलब इट्स इलॉजिकल इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। आजकल नया इन लोगों ने सगुपा छोड़ा हुआ है, वो है जेनेटिक्स। उस पर 2-4 बुक्स भी आई, टोनी जे की बुक आई हुई है। तो वो जेनेटिक्स में मैंने सुना है कि वो तो बिल्कुल ही डिबंक कर दिया उस वाली पोजीशन को, क्योंकि हम गए थे आयरलैंड के लोगों के पास, वो इंडियन आउट ऑफ इंडिया स्टोरी के अनुसार। एग्जैक्टली। इनफैक्ट उन्हें वो क्या होता है ना, देखिए आजकल जो रिसर्च होता है ना, रिसर्च आप देखेंगे बड़ा यूनिक। आप खुद एग्जाम्पल दीजिए। आपको मालिक ये है कि हम ये खाने से मुझे बीमारी होती है कि नहीं होती, कॉफी पीने से फायदा क्या है, तो आपको 10 रिसर्च मिल जाए कॉफी पीने से बहुत फायदा है जी। क्योंकि क्या होता है, कॉफी कंपनी वाले ने उस रिसर्च करवाया है, तो कॉफी कंपनी जो रिसर्च कराएगा वो तो फायदा दिखाएगा जी। लेकिन बहुत आपको रिसर्च मिलेगा, बोलेगा कॉफी पीने से ये दिक्कत होता है जी, यू शुडंट हैव कॉफी। सिमिलरली, यदि आप इन लोगों ने मान ली दे कोड कपल ऑफ रिसर्च वर्क्स, तो वो 2 करते, तो मेरे पास 10 रिसर्च वर्क पड़ा हुआ है जो कि ये बोलता है कि पिछले 10,000 सालों से इस देश का पॉपुलेशन चेंज ही नहीं हुआ है। देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट इन लास्ट 10,000 ईयर्स। तो फिर लोग कहाँ से आए? सो ये है कि मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है। एंड दैट्स व्हाई इसे आर्यन डिवीजन थ्योरी। बट आर्यन डिवीजन थ्योरी इतनी इलॉजिकल होने के बाद भी, आप देखिए इतनी इलॉजिकल है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि आर्यन डिवीजन थ्योरी देश को परफेक्टली बांट रहा है जी। इट डिवाइड्स पीपल इनटू नॉर्थ एंड साउथ। आप चले जाइए तमिलनाडु में, लोग मिलेंगे भाई द्रविड़ दर्शन करने के लिए,
एक ऐसी छोरी जिसकी कोई सर पैर नहीं है, उस वजह से देश बट गया। देश बट आप बांट दिया, लोग बांट दिया आपने। अब होगा सब नहीं, लोग में देखिए, अब ब्राह्मण्स हो गए आर्यंस और नॉन ब्राह्मण्स हो गए भाई द्रविडियंस, तो आपने उसमें बांट दिया। आपने 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 ट्राइबल नॉन ट्राइबल में बांट दिया। क्यों भाई, ट्राइबल्स कौन है? ट्राइबल्स वही है जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स यहाँ थे और इन लोगों ने मार के जंगल में भगा दिया। सो बेसिकली डिवाइडेड दिस कंट्री एंड दिस वन थ्योरी इज द बेसिस ऑफ दैट। और इसीलिए इस थ्योरी की इतनी लूपहोल्स निकली, इतनी मतलब इतनी लूपहोल्स है कि नाउ मतलब आप देख सकते हैं, सी थ्रू इट, लेकिन फिर भी लोग इसको छोड़ नहीं रहे क्योंकि इसके पॉलिटिकल बहुत एडवांटेज है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने चर्चा को बहुत बढ़िया से मतलब बताया, और मैं भी जिज्ञासु के रूप में ही बैठा था आपके सामने। थैंक यू सो मच।